हम लोग शोध के प्रकार पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिसर्च देख रहे थे कि कितने तरह के शोध होते हैं, यानी कि शोध हम कर रहे, रिसर्च कर रहे। रिसर्च तो अलग अलग तरीके से भी होता है। कुछ रिसर्च जो है आपके सिर्फ सिद्धांतों पे होता है, कुछ साहित्य पे होता है, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान पे होता है, कुछ मैथमेटिक्स पे होता है, कुछ भावनात्मक शोध भी होता है, मनोविज्ञान से संबंधित शोध होता है, कुछ शोध आंकड़ों वाला होता है। तो उस शोध को, जितने शोध हैं उसको पहले 7 कैटेगरी में बांटा गया है, इतने तरह के शोध हो सकते हैं। एक बार एक नजर ऐसे मार लेते हैं। परिणाम के आधार पर शोध हम लोगों ने देखा था कि मौलिक और व्यवहारिक था। मौलिक में था बहुत ही बेसिक, जैसा कि नाम से ही है, शुरुआती। व्यवहारिक में था, इसके अंदर क्रियात्मक, अभिप्रेरणात्मक, सामाजिक शोध, चिकित्सीय शोध आते हैं अप्लाइड रिसर्च में। और क्रियात्मक हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा था एक्शन रिसर्च में, कि इसका प्रयोग सबसे पहले कुर्ट लेविन ने 1940 में किया था। और हेल्से ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी थी, क्रियात्मक शोध वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उसकी गहन समीक्षा है। क्रियात्मक शोध 3 परिस्थितियों में किया जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तत्काल समस्या समाधान के रूप में, शोध के अंतर्गत जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसका चिंतन, उसकी समीक्षा करने से संबंधित, और समस्या का समाधान करने वाली जो प्रक्रिया है उसमें कैसे सुधार किया जाए, कैसे गलतियों को संशोधित किया जाए, उससे संबंधित। उसके बाद हम लोगों ने तर्क के आधार पर शोध देखा था, इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला। इंडक्टिव हम लोगों ने देखा था विशिष्ट से सार्वभौमिक की तरफ जाएंगे, और डिडक्टिव में देखा था सार्वभौमिक से विशिष्ट की तरफ आते हैं। फिर हम लोगों ने जांच के आधार पर देखा था कि ऊपर वाले को एक तरह से कनेक्ट करते हुए, जो हम लोगों ने तर्क के आधार पर था उसी का इन्वेस्टिगेशन के तौर पर हम लोगों ने देखा था। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच देखा था। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच को और समझने के लिए आसानी से ये है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हुआ आपका अरेंज मैरिज, और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच हुआ लव मैरिज। लव मैरिज में अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन नहीं, वो असंरचित होता है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। परिवार वाले नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में शादी कर लेंगे, हम किसी मंदिर में शादी कर लेंगे, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और जनरली की बात कर रहा हूँ। और जो अरेंज मैरिज होता है वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, संरचित दृष्टिकोण वाला होता है। इसको ऐसे जो है समझने के लिए बस, इसको और किसी संदर्भ में नहीं ले जाए। उसके बाद आज हम लोग जो शुरू करेंगे, प्रक्रिया के आधार पर शोध। स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे शोध के जो प्रकार पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस में हम ये देखेंगे, तो प्रक्रिया के आधार पर शोध को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, तीसरा है मिक्स्ड। तो 2 याद हो गया, तीसरा तो ऐसे आ गया। क्वालिटेटिव क्या है? गुणात्मक, क्वालिटी के आधार पर। क्वांटिटेटिव क्या है? मात्रा के आधार पर। और मिक्स क्या है? जिसमें दोनों चीजें हैं, क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। जब इस हिसाब से किया जाए तो मिश्रित होगा। अब देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव का क्या तात्पर्य है, क्वालिटेटिव शोध किसको कहते हैं। क्वालिटेटिव शोध इस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि सपोज कीजिए, हम अभी जैसे क्लास में जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उसमें क्वालिटी को चेक करें। तो क्वालिटी को चेक करने के लिए किन की क्या क्वालिटी है, कौन भावनात्मक ज्यादा है, किसको गुस्सा ज्यादा आता है, कौन समय ज्यादा क्लास में देता है। तो जब उसमें ऐसी चीजों को हम बांटने की कोशिश करते, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं जिसको कि हम नाप नहीं सकते, क्वालिटी को नापना आसान नहीं होता है, उसमें कई गलतियां रह जाती हैं क्वालिटी को नापने में। यानी कि जब समस्या ऐसी हो जिसमें ज्यादा तथ्य ना हो, आपके पास फैक्ट्स ना हो, गुण के आधार पर आपको शोध का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गुणात्मक, तो मानव का व्यवहार आएगा, अनुभव से संबंधित आएगा, इन सब चीजों से संबंधित समस्याओं पर शोध करके उसका समाधान दिया जाता है। ये सीधा गुणात्मक शोध में आएगा, क्वालिटेटिव शोध में आएगा। अब इसी से क्वांटिटेटिव आपको अब समझ में आसानी से आ जाएगा। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, उसमें आपको पूरा का पूरा फैक्ट्स मिल जाता है। जैसे कि हमने एमसीक्यू लिया तो उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया,
माफी चाहूंगा, बच्चे सब निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में से मुझसे ज्यादा उम्र के हैं। क्वांटिटेटिव में होता है कि वो चीजें, मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में भाग लिया, तो हमारे पास उसके फैक्ट्स हैं कि 100 ने लिया। अब हमारे पास ये भी फैक्ट्स रहेंगे उसमें से 50 को कितने परसेंट मार्क्स आए, बाकी को कितने परसेंट मार्क्स आए। तो हमारे पास डाटा कंप्लीट है, तो वो मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव शोध की श्रेणी में आएगा। इसमें क्या होता है, हमारे पास आंकड़ा यानी कि डेटा हमारे पास परफेक्ट होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। मिश्रित शोध में क्या होता है कि और भी शोध प्रक्रिया जो हमें, मान लीजिए कि हमने दिया लेखा जी आप रिसर्च कीजिए, लेखा जी को हमने कहा रिसर्च करने के लिए इस क्लास के बारे में। अब लेखा जी रिसर्च करेंगी कि नहीं, ये मृदुला जी हैं या रजनीश जी हैं या शालिनी जी हैं, वो उन एक एक आदमी के बारे में रिसर्च करेंगे तो कहेंगे कि नहीं शालिनी जी के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तो नंबर वाला हो गया कौन सा, मात्रात्मक। अब उसमें वो जोड़ेंगी क्वालिटी कि क्या शालिनी जी की क्वालिटी कैसी है, योग के हिसाब से उनका व्यवहार है कि नहीं, शालीनता उनके अंदर है कि नहीं, वो बोलने में उनका व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ जल्दी गुस्सा तो नहीं आ जाता है। जब इसका भी आकलन करे, यानी दोनों को मिक्स कर दिया, शालिनी जी की क्वालिटी भी ले ली, तो शालिनी जी की क्वांटिटी मतलब कितना मार्क्स आया ये भी ले लिया, तो जो रिजल्ट वो देंगे वो रिजल्ट होगा मिक्स्ड शोध में, मिक्स्ड रिसर्च में, यानी मिश्रित शोध की श्रेणी में आएगा। इसमें क्या होता है, परिणाम बेहतर आता है, बाकी में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन मिश्रित वाले में जो शोध का रिजल्ट होगा वो परफेक्ट रिजल्ट होगा। उसके बाद हमारा है उद्देश्यों के आधार पर शोध, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस आधार पर शोध को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले तो शोध ऑफ मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च को ही 7 कैटेगरी में, उन सातों का हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। उसमें से हमारा ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स शोध का, उसको भी 5 कैटेगरी में बांटा गया। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य के आधार पर कौन कौन सा दिया गया है, एक दिया गया है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है कोरिलेशनल, तीसरा है एक्सप्लेनेटरी, चौथा है एक्सप्लोरेटरी और पांचवा है एक्सपेरिमेंटल। ये 5 कैटेगरी बांटी गई है। उसी को हिंदी में कहते हैं वर्णात्मक हो गया डिस्क्रिप्टिव वाला, सह संबंध कोरिलेशन हो गया, व्याख्यात्मक हो गया एक्सप्लेनेटरी हो गया, समन्वयसी हो गया एक्सप्लोरेटरी हो गया, प्रायोगिक आपका एक्सपेरिमेंटल हो गया। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि उद्देश्य डिस्क्रिप्टिव वाला अगर हम ले, वर्णात्मक वाला, तो नाम से ही जाहिर है इसमें कि वर्णन कर रहे हैं, वर्णन किसी चीज का, यानी कोई स्थिति है उस स्थिति का इसमें अच्छे से वर्णन किया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये क्या है, ये क्या था। ऐसे प्रश्न जब होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आप निकाल कर लेकर आते हैं, या कहीं सर्वे करने आप जा रहे हैं कि हमें बीजेपी को हमने वोट दिया, तो क्यों दिया वोट, क्या बीजेपी ने सरकार ने अच्छा काम करा था, या हमने बीजेपी को वोट इस बार नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, उसका क्या रीजन था। तो वर्णन उसमें होता है। डिस्क्रिप्टिव वाले के भी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के भी 3 प्रारूप होते हैं। 3 चीजें इसमें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो देखिए क्या 3 प्रारूप है। किसी घटना के संबंध में इस्तेमाल होता है, कोई कहीं घटना हो गई तो वहां चले गए तो वहां वर्णन आप वहां से देंगे रिपोर्ट लेकर के। ऐतिहासिक अनुसंधान में इस्तेमाल होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान कोई भी इतिहास से संबंधित है, जैसे कि अभी पुरानी किला में जो है कुछ मूर्तियां मिली, कुछ ऐसी चीजें मिली खुदाई में, उसमें इस्तेमाल होगा इसका। उसके बाद है शोधकर्ता पहले से ही जो मौजूद तथ्य हैं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। तो तीनों चीजें एक तरह से 3 प्रारूप स्टेप बाय स्टेप है। किसी घटना के संबंध में है, किसी ऐतिहासिक अनुसंधान में इस्तेमाल होता है, और जो तथ्य पहले से मौजूद है, हमें तथ्य नहीं ढूंढना है, तथ्य हमारे पास है, उस तथ्य का फिर विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन उसका करते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव के 3 प्रारूप हो गए। उसके बाद दूसरा था हमारा इसमें सह संबंध कोरिलेशन वाला। ये उद्देश्य के आधार पर
शोध जो है हम उसको देख रहे हैं। उद्देश्य के आधार पर शोध 5 कैटेगरी। दूसरा है सहसंबंध, कोरिलेशन। अब कोरिलेशन किसका कोरिलेशन? मान लीजिए किसी चीज पर शोध करने को दिया, एक स्थिति है उसमें शोध कर रहे हैं, उसमें उस स्थिति के कई पहलू सामने आ गए। जैसे सपोज कीजिए क्लास में हमने एमसीक्यू लिया, उसमें कई पहलू सामने आ गए। एक पहलू था बहुत सारे लोगों का 30+ मार्क्स आया, बहुत सारे लोगों ने का 20 से नीचे मार्क्स आया। दो पहलू तो ऐसे ही हो गए, उसमें हम देखेंगे क्यों हुआ। उसके बाद एक पहलू ऐसा भी है जिन लोगों ने टेस्ट दिया, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनका जो है डाटा सेव नहीं हो पाया, तो ये तीसरा पहलू सामने आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि हमें ये देखना पड़ेगा एक का दूसरे से क्या रिलेशन है, या है भी कि नहीं है, उनमें एक दूसरे में निर्भरता है या नहीं है, क्या कोई संबंध है भी। जरूरी नहीं कि उनमें संबंध हो, लेकिन हम इसमें सह संबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कोई है रिलेशन, एक दूसरे पर निर्भरता है कोई या नहीं है। यानी कि इसमें निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जाती है कि किस वजह से उनका टेस्ट सबमिट नहीं हो पाया, या किस वजह से जो 20 मिनट का टेस्ट था वो 40 मिनट का समय लगा, उसके प्रमुख कारक क्या थे। तो कारक आया था सामने कि हमने इसको पहले से आपने नहीं बताया, इसलिए हमने रिवीजन नहीं करा, रिवीजन नहीं करने की वजह से हमारे नंबर कम आए। ये भी प्रमुख कारक में जो है उसकी पहचान हुई। इस तरह से ये कोरिलेशन रिसर्च हुआ। अब हम देख लेते हैं व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये उद्देश्य के आधार पर है। व्याख्या, इसमें मान लीजिए कि एक, फिर वही बात आ जाएगी, कोई एक समस्या है, उस समस्या के लिए जब हम शोध शुरू करते हैं उसके कई पहलू सामने आते हैं, हमारे सामने कई पक्ष सामने आते हैं। उन पक्षों के बीच में हम व्याख्या करके कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि ये है तो क्यों है, वो है तो क्यों। इसमें एक्सप्लेनेशन और ज्यादा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि किसी विषय को रट्टा लगाने के फलस्वरूप हम गए किसी चीज को रट के चले गए, उसके फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है। अब यहां तक तो एक सवाल आया कि परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है। अब दूसरा, तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। अब दो इसमें पहलू आ गए, एक तो तनाव हो गया, दूसरा पहलू आ गया कि तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति क्यों हो जाती है। क्या उसका भी तनाव हुआ तो उसमें क्या ऐसा केमिकल रिलीज होगा, क्या हार्ट बीट में कुछ दिक्कत आ जाएगी, क्यों होता है। तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इसका जवाब देना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा व्याख्या करते हुए इसको बताना पड़ेगा कि इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हृदय रोग की समस्या उत्पन्न होती है। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में माना जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये है समन्वयी अनुसंधान। ये शोध का लघु रूप है, छोटा रूप है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कोई शोध दिया गया, तो पहले आप पूरा शोध का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है, सैंपल बहुत बड़ा हो सकता है, तो आपने कोई छोटा सैंपल उठाया और कोई छोटा सैंपल उठा करके आपने कोशिश की क्या इसको जांच करने के बाद क्या इसको हम इस पर शोध कर भी सकते हैं, क्या ये बड़ा सैंपल में हमें घुसना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, क्या इससे हमारा उद्देश्य पूरा होगा। ये देखिए उद्देश्य के आधार पर है, इसलिए कह रहा हूँ। क्या छोटे सैंपल से पहले आप करते हो तो हम एक बार टेस्ट करते हैं, हाँ ये हमारा अगर सक्सेस रहा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये क्या होता है, समन्वयी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हो शुरुआत में छोटे रूप में रिसर्च किया जाता है। कब, जब शोध हम शुरू कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, और जब वो सक्सेस होता है तो उससे ये पता चलता है कि आगे हम विस्तृत जांच करने योग्य स्थिति में हैं या नहीं है, करेंगे तो कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, ये हमारे लिए फिजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ क्या, जैसे समन्वय है कि एक दूसरे में समन्वय स्थापित हम कर पाएंगे कि नहीं, दो पहलुओं में संबंध स्पष्ट करने की कोशिश करता है ये। उसके बाद है आगे हमारा उद्देश्य वाले में प्रायोगिक शोध यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यह शोध कारण और उसके प्रभाव के बीच संबंध को बताता है।
यह शोध कारण और उसके प्रभाव, जैसे कि कोई कारण हो गया कि हमें किसी ने गाली दे दी, तो हमें गाली दी, गाली के बाद हमारा क्या रिएक्शन रहा, हमने क्या उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया, क्या हमारी उनसे लड़ाई हो गई, या हमारा उनका जो है संबंध बहुत लंबे समय के लिए खराब हो गया। एक कारण है, एक उसका रिजल्ट है, प्रभाव है। सपोज कीजिए कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, एक कारण हो गया कि बहुत अच्छे से पढ़ा, उसका प्रभाव क्या हुआ, आपने जीआरएफ निकाल लिया। आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, मीडियम की, आपका नेट निकल गया, कारण हुआ, एक उसका प्रभाव हुआ। तो कारण और प्रभाव के बीच में संबंध को बताने वाला ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में आता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, इसे एक घटना की वजह से दूसरी घटना घटती है, जिसे इसमें और दिया हुआ है कि धूम्रपान की वजह से कैंसर होता है। तो एक है कि कारण क्या है, धूम्रपान है, और उसका प्रभाव क्या है, कैंसर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं अवधारणा के आधार पर शोध क्या है। अवधारणा के आधार पर अनुसंधान क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च देख रहे हैं। अवधारणा के आधार पर शोध को दो वर्गों में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। कैसा अवधारणा के आधार पर, कंसेप्ट के आधार पर, एक कंसेप्चुअल रिसर्च और एक एम्पिरिकल रिसर्च, अनुभव सिद्ध शोध। ठीक है, वैचारिक शोध एक है, दूसरा अनुभव सिद्ध शोध। एक है कंसेप्चुअल रिसर्च, दूसरा एम्पिरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या है, वैचारिक शोध क्या है, इसमें कोई दार्शनिक है, विचारक है, उनके द्वारा नई अवधारणा को विकसित किया जाता है और उसकी फिर व्याख्या की जाती है, उसके लिए वो प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई दार्शनिक ने अपना सिद्धांत दिया हुआ है तो वो उनके विचार हैं। कहते हैं ना कि ओशो के मुताबिक, ओशो दार्शनिक हैं, ओशो के अपने ये विचार हुए, इस मुद्दे पर उनके विचार अलग हैं, इस मुद्दे पर किसी और के विचार अलग हो सकते हैं। तो उससे संबंधित व्याख्या के लिए जो प्रयोग किया जाएगा, जिस विधि का आप प्रयोग करोगे, वो वैचारिक शोध की दृष्टि में, वैचारिक शोध की श्रेणी में आएगा। अब उसके बाद आता अनुभव सिद्ध शोध। अनुभव सिद्ध शोध मतलब इसमें भी आएगा कि आपने कोई अनुभव किया, अनुभव के बाद आपने अपने सिद्धांत को उतारा, उसका अवलोकन किया, परिकल्पना आपने दे दी कि हमने ये मेरा जो है एक्सपीरियंस ये है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जीआरएफ कोई नहीं रोक सकता है। हमने परिकल्पना कर दी। अब उस परिकल्पना को साबित करने के लिए कि वो सही है या गलत है, तथ्य की जरूरत पड़ती है। तो हम कहेंगे पुंडलिक जी ने बहुत मेहनत की थी और आपके सामने ये फैक्ट्स है कि उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यू, उन्होंने बहुत सारी तैयारी की, बहुत सारे नोट्स बनाए, इसीलिए उनका नेट निकल गया और इसीलिए उनका आगे और तैयारी करने पर उनका जीआरएफ भी निकल जाएगा। तो हम ये साबित कर देते हैं फैक्ट्स के द्वारा कि ये जो हमने अनुभव हमारा है वो अनुभव सही है। तो इसमें ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी क्या होती है, तथ्यों पर डिपेंडेंसी होती है, और तथ्यों पर हमारा नियंत्रण भी होता है, कंट्रोल भी होता है। ये नहीं कि हम हवा में बातें करते हैं, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। उसके बाद है प्रकृति के आधार पर शोध, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो इसमें विद्वानों ने प्रकृति के आधार पर शोध को दो भाग में बांटा है, एक अंतर विषयी और दूसरा बहुविषयक शोध। अंतर विषय एक हो गया, एक बहुविषयक हो गया। ये भी बहुत आसान है समझने में। इंटर डिसिप्लिनरी एक हुआ, इंटर डिसिप्लिनरी एक हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी। एक इंटर वाला हुआ है और एक अलग अलग है। मल्टी मतलब अलग अलग, यहीं पर दो चीजें समझ में आ जाएंगे। अंतर मतलब सब मिला जुला है और मल्टी मतलब सब अलग अलग है। तो अब यहाँ आसानी से समझते हैं इसको। अंतर विषय में क्या होता है, जो हम किसी शोध में विद्वानों के सिद्धांतों को या उन्होंने जो पद्धति दी है उसका प्रयोग करते हैं, तब इसे अंतर विषयी शोध कहते हैं। यानी कि एक ही शोध में हम कई विद्वानों के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चीज यहां से ले लिया, जैसे पढ़ाने के दौरान
एक टीचर कभी गीता का संदर्भ ले लेता है, कभी पातंजल योग दर्शन का संदर्भ ले लेता है, कभी किसी और दर्शन का संदर्भ, सांख्य दर्शन का संदर्भ ले लेता है। तो अलग अलग विद्वानों के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर लिया। अगर शोध में इस तरह से अलग अलग सिद्धांतों, विद्वानों के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कौन सा शोध कहेंगे? आप लोग बताइए। मल्टी। इंटरडिसिप्लिनरी। मल्टी वाला नहीं, ये हो गया इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब एक ही शोध में हमने क्या किया, कई विद्वानों के जो पहले उन्होंने शोध किया हुआ उसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें हमने लेकर के अपने शोध को साबित करने के लिए, नया शोध उसमें से निकालने के लिए हमने उनका, उसमें हमें छूट होती है कितना हम ले सकते हैं, किसका कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सपोज कीजिएगा आपने किसी वैज्ञानिक का कोई शोध ले लिया, किसी मनोवैज्ञानिक का ले लिया, समाजशास्त्री ने कोई सिद्धांत दिया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, विज्ञानवेत्ता ने दिया या भूगोलविद ने कुछ बताया हुआ है उसका ले लिया। तो अपने अपने विषयों के जो अनुशासन का पालन करते हुए, उनके बीच में समन्वय स्थापित करते हुए आप जब शोध को आगे बढ़ाते हो तो अंतर विषयी शोध होता है वो। उसके बाद कहा गया है मल्टी डिसिप्लिनरी शोध, दोनों में अंतर अभी समझ में आ जाएगा। इस शोध में क्या होता है, समस्या समाधान के लिए अलग अलग विषयों क्षेत्रों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसको मिक्स नहीं करते, खिचड़ी नहीं बनाते, अलग अलग ही अध्ययन हम करेंगे। यानी कि इनमें विभिन्न विषयों का समन्वय नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि अलग अलग रूप में अध्ययन करते हैं और शोध करते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा एक में हमने कई दर्शनों का समावेश करके हमने उस शोध को आगे बढ़ाया। अब अगर हमें करना है, गीता में हमें करना है या सांख्य दर्शन में हमें करना है कि कितने इसमें जो है प्रमाण बताया गया है, हम ये देख लें कि पातंजल योग दर्शन में कितने प्रमाण बताए गए हैं या किसी और दर्शन में कितने प्रमाण बताए हैं, उस प्रमाण का अलग अलग हम उसको अध्ययन करें और हम बताएं कि क्यों कहा गया है, 3 प्रमाण ही क्यों पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, उसके लिए पूरा अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि दूसरे दर्शन में 4 प्रमाण बताया गया है तो उस दर्शन का सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत से उस प्रमाण को देखना पड़ेगा, तो उसकी अलग पूरी व्याख्या, अलग हम जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जब अलग अलग अध्ययन करते हैं, क्रिस्टल की तरह चीजें अलग अलग होती हैं, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं, बहुविषयक शोध कहते हैं। आज हमने इतना तक ही रखा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। एकदम सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें पहला है, शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है। जो कौन सा कथन एकदम एप्रोप्रिएट होगा, शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण कर खोज की जाती है। शोध में गहन निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। शोध एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सीमित विश्लेषण है। सर सेकंड दो होगा। ये क्वेश्चन है दूसरा, शोध का सामान्य अर्थ क्या है? लेखा जी कहेंगे आप। बार बार खोजना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शोध के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? शोध मूलतः वैज्ञानिक प्रकृति का होता है, असत्य कह रहा है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। शोध की प्रकृति पूर्वाग्रह से युक्त होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सर उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं सर, थर्ड वाला थर्ड होना चाहिए, क्योंकि प्री अजम्पशंस नहीं रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च। लेखा जी बताइए। लेखा जी। मुझे तो पहले और थर्ड में डाउट लग रहा है। देखिए अब बता, ठीक है, पहले से तो हम सोच ही नहीं सकते ना, रिसर्च करके ही हम आंसर देंगे ना। सर जब हम सर साइंटिफिक अप्रोच होती है वैसे तो ठीक है, लेकिन टोटल साइंटिफिक हो ये जरूरी नहीं है ना। अपन आध्यात्मिक या कला के क्षेत्र में भी करते हैं शोध का, तो
जो हम कहते हैं आप्त पुरुषों की वाणी या और चीजें, उनको भी तो हम एज ए प्रूफ रख सकते हैं ना। हाँ, तो वो भी वैज्ञानिक प्रकृति का ही हुआ, अच्छा। कहाँ लिखा हुआ है ना क्योंकि आपने किसी शास्त्र का सहारा लिया ना, हाँ हाँ। आपने अपने मन से तो नहीं कह दिया। हम्म। किसी कला के बारे में या किसी दर्शन के बारे में करते हैं, तो उस दर्शन से संबंधित जो मूल पुस्तक है उसका सहारा लेते हो, तो वो भी वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ही आता है। वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइंस या मैथमेटिक्स से रिलेटेड हुआ। जब हम प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं और तथ्य के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, सबूत देकर आगे बढ़ते हैं, तो वो वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। तो ये असत्य नहीं है वैज्ञानिक प्रकृति वाला, ये सत्य है। ठीक है। दूसरा वाला है शोध में प्राथमिक द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है, सत्य है। तीसरा वाला है शोध की प्रकृति पूर्वाग्रह से युक्त होती है, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से ध्यान रखिए, जहां पूर्वाग्रह की बात आएगी शोध नहीं है। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें था कि शोध की प्रकृति पूर्वाग्रह से अलग होती है, पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं है शोध में। पूर्वाग्रह रखेंगे तो शोध हमारा गलत हो जाए, क्योंकि शोध में वैज्ञानिक विधि में पूर्वाग्रह है ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा आंसर हमारा सही। और वैसे भी चौथा वाला देखिए क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो है ही नहीं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हमारा सही है तीसरा वाला। जो पूर्व धारणा से भी तो हम रिसर्च की जाती है ना सर, पहले सोचा जाता है कि ऐसा हो सकता है, जब जाके वो निष्कर्ष निकलता है वो हाँ सही है या गलत है। सर हाइपोथेसिस जब बनता है तो उसमें तो पहले ही ये चीज कर लिया जाता है ना, उसके बाद रिसर्च के बाद उसको सही या गलत साबित किया जाता है। तो पूर्वाग्रह पहले तो कर लिया जाता है, लेकिन रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है दैट इज द ट्रू और फॉल्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पूर्वाग्रह से ये तात्पर्य है कि पूर्वाग्रह से युक्त है कि पूर्वाग्रह से हम ग्रसित नहीं होते हैं। हमने एक वहां पर परिकल्पना की है, ठीक है, परिकल्पना करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, उससे ग्रसित नहीं होते हैं। उसके बाद हम फ्री होकर के एक वैज्ञानिक विधि अपना करके उसको सही या गलत साबित करते हैं। समझ गया सर, वो सिर्फ एक दिशा निर्देश के लिए होता है कि किस दिशा में जाना है, बट वो फिर लास्ट में डिपेंड करता है कि दैट इज गुड और नॉट, दैट इज द रिजल्ट होता है, वो होता है बेटर। जो बात होता है वो फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो पूर्वाग्रह से उसका कोई लेना देना नहीं। समझ गया सर, वो लास्ट में जो डिसाइड होता है दैट इज द रियल। हाँ, वो इसीलिए इसको कहा गया, इसीलिए इसमें पुस्तक में हर जगह लिखा हुआ है कि नहीं, पूर्वाग्रह से इसमें युक्त नहीं होता है। देखिए अगला सवाल है, शोध के उद्देश्य हैं, हम लोगों ने उद्देश्य पढ़ा हुआ था, सैद्धांतिक उद्देश्य, समस्यात्मक उद्देश्य, तथ्यात्मक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। सभी है सर। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। किन्हीं को इसमें डाउट है तो उद्देश्य पे हम एक बार हम लोग आ जाएं उस पीडीएफ को निकाल करके। वैसे पीडीएफ तो भेजा हुआ है ही सब लोगों को, तो इसमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर एक हाँ, क्वेश्चन है। हाँ अमित जी बताएं। वो जो सैद्धांतिक समर्थांतिक दिया है ना, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसके ब्रैकेट में अगर इंग्लिश अगर मीनिंग दे दे तो अच्छा रहता, कुछ दिक्कत हो रहा है एक दो में। अच्छा ठीक है, आगे इसमें कोशिश तो ब्रैकेट में थोड़ा सा दे देने से ही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, सजेशन आपका बहुत अच्छा है, दोनों रहेगा तो अच्छा रहेगा समझ में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। शोध के सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य हम लोगों ने देखा था ना, सैद्धांतिक उद्देश्य, थियोरेटिकल उद्देश्य अमित जी, अब इसमें पूरा तभी नहीं लिखा है। व्याख्यात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक, निष्कर्षात्मक, चाहे मात्रात्मक हो चाहे गुणात्मक हो, आपको व्याख्यात्मक यानी कि डिस्क्रिप्शन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक ना, तो इसका सही है व्याख्यात्मक वाला। अब अगला हम देखते हैं, परिणाम के आधार पर शोध को वर्गीकृत किया गया है। परिणाम के आधार पर अभी हम लोगों ने पढ़ा ना टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसमें पहला ही था हम लोगों का परिणाम के आधार पर, तो उसमें कितना कौन कौन सा था? सर इसमें सेकंड और 1 2 और 3 होगा, 2 3 होगा, सर 2 और 4 होगा सर। 1 3 4। परिणाम के आधार पर शोध दो प्रकार का होता है, मौलिक या प्राथमिक जिसको बेसिक रिसर्च कहते हैं, दूसरा है व्यवहारिक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। दो ही है इसमें। वो जो आप कह रहे थे
वो था किसमें, जो मिश्रित वाला था, कि एक जो है आपका भावनात्मक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और मिश्रित वाला वो किसमें है, वो इसमें प्रक्रिया के आधार पर, प्रोसेस के आधार पर। ठीक है, जिन लोगों ने भी ये तीनों का नाम लिया था वो एक बार बस रिमाइंड कर जाइए, ये प्रक्रिया के आधार पर था, वो परिणाम के आधार पर था। परिणाम। ठीक है, तो परिणाम के आधार पर अभी उस पर नहीं जाता हूँ, बताए परिणाम के आधार पर कौन सा दो है? मौलिक बेसिक और और applied। हाँ, बेसिक एंड अप्लाइड। बेसिक और अप्लाइड है, तो मौलिक हो गया और व्यवहारिक हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। व्यवहारिक हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन आपका हो गया, पहला मौलिक, दूसरा, तीसरा वाला 1, 3। व्यवहारिक। तो सी वाला आंसर सही है, 1 और 3 वाला।